आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी बिहार दरोगा का न्यू भर्ती आने वाला है 2025 में। लगभग 1800 सीट इसमें आपका आने वाला है। इसमें आज हम लोग बिहार दरोगा का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे और जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपका इसमें मेरिट में नाम आए, तो अगर आपका इसमें 70 प्लस नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। जिस लड़के का 60 प्लस आ रहा है उसकी भी तैयारी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा उसको मेहनत करना होगा। तो आप लोग यहाँ से 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न को देखिए और आप बनाइए कि देखिए कितना नंबर आ पा रहा है, और सभी क्वेश्चन का हम आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और डेली जो होमवर्क सीरीज चल रहा था, कल आपको पता था कि 26 जनवरी था, इसीलिए आपका क्लास नहीं हो पाया है। आज भी संभवतः क्लास नहीं हो पाएगा। जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगा तो वीडियो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके लिए आपको संकोच नहीं करनी है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, आप लोग ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का सही चयन कीजिए। देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, इस दोनों को मिलाना है। हेरोडोटस ने याद रखा है आपको हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पर से एक का हो जाएगा 1। उसके बाद टॉलमी ने क्या लिखा है, तो भारत का भूगोल लिखा है, तो ये हो जाएगा 4। और प्लिनी ने क्या लिखा है, तो नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, तो ये हो जाएगा 3। और मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, तो इंडिका लिखा है, तो ये हो जाएगा 2। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इंडिका, इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो याद रखनी है चंद्रगुप्त दरबार में आया था। क्या बोलिएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ से ये आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था, नवपाषाण काल में, पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर बात करेगा यहाँ पर आग, आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में। कब हुआ था, पुरापाषाण काल में। वहीं बात करिएगा अगर आप पहिए का, क्या बोलिएगा पहिया, तो पहिया आपका क्या हुआ था, तो नवपाषाण काल में। क्या बोलिएगा, नवपाषाण काल में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, बात करिएगा महाजनपद, तो आपको जिस तरह अभी 28 राज्य है उसी तरह जो है प्राचीन भारत में क्या हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलता है, तो याद रखनी है बौद्ध धर्म बोल सकते हैं, अंगुतर निकाय, ठीक है। और बौद्ध धर्म का एक ही याद रखिएगा, महावस्तु, इससे जानकारी मिलती है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखनी है जैन धर्म में पूछेगा इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भगवती सूत्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है, भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद हुआ जिसमें कि एकमात्र दक्षिण भारत में हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, अस्मक। क्या बोलते थे, अस्मक। और अस्मक की राजधानी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, पोतन या पोटली बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपके ऑप्शन में है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी, तो मथुरा। क्या बोलिएगा, मथुरा, ठीक है। गंधार का राजधानी कहाँ पर हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करता था। क्या बोलिएगा, तक्षशिला। और चेदी का कहाँ पर होता था, शक्तिमती। क्या बोलिएगा, शक्तिमती। वहीं पर पूछा जाएगा कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद हुए करते थे, तो याद रखनी है एक आपका हो गया अंग, और उसके बाद याद रखनी है एक हो जाएगा आपका मगध, और तीसरा आपका हो जाएगा बज्जीत। ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अंग की राजधानी चंपा, मगध का राजगिरी और बज्जी का वैशाली, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। गुलाम बन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन कौन से कथन सही है ये आपको बतानी है, ठीक है। सत्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, सत्य को देखना है। देखिए आपको पता है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था और इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, तो बिल्कुल ठीक है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था, और ये कहाँ पर करवाया था, तो याद रखनी है लाहौर में करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था और इसका मकबरा भी कहाँ पर देखने को मिलता है, तो लाहौर में ही, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो ये सभी का सभी कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। कुतुब मीनार से यहाँ पर देखिए, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु हुआ करते थे बख्तियार काकी, उसी के याद में कुतुब मीनार की नींव रखा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 1210 में इसका चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गया, इसीलिए जो है यह कुतुब मीनार को नहीं बना पाया। तो लास्ट में कुतुब मीनार को कौन बनाए थे, इल्तुतमिश बनाए थे। कौन बने थे,
इल्तुतमिश बनाए थे, तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम क्या है? यानी कि विजयनगर का साम्राज्य का जो वंश है वो प्रणाली क्या क्या है? तो याद रखनी है संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरबिडो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेगा संगम था तो ये 1336 से बोल सकते हैं कब तक रहा? 1485 तक रहा। ठीक है, सुलुभ की बात करेगा तो ये कब से रहा? 1485 से लेके 1505 तक शासन रहा। और तुलुभ का कब से रहा? 1505 से लेके बोल सकते हैं 1575 तक रहा, 70 तक। ठीक है, और अगर बात करिएगा आरबीडू, तो आरबीडू का कब से कब तक रहा? तो याद रखनी है इनका जो रहा 1575 से लेके 1672 ईस्वी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखनी है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? हरिहर एंड बुक्का दो भाई नामक हुआ करते थे, उन्हीं दोनों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और 1336 ईस्वी में स्थापना किया था। लेकिन याद रखिएगा इसका जब पतन आपको पूछा जाएगा तो याद रखनी है पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तो याद रखनी है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध या इसी को बन्नी घाट का युद्ध भी कहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसी को अगर साफ भाषा में, किताबी भाषा में पढ़ें तो आपको तालीकोटा का युद्ध बोलता है। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1565 ईस्वी में, और इसी में बोला जाता है कि विजयनगर का पतन देखने को मिला है। और विजयनगर और किसके बीच ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य के बीच। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत सुमेल का चयन कीजिए। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था 1582 में, बिल्कुल ठीक है। इलाही संबत की स्थापना 1583 में किया था। राजधानी लाहौर स्थापना 1585 में। देखिए यहाँ इबादत खाना का स्थापना 1565 नहीं 1575 होगा, सॉरी कितना होगा? 1575 होगा। तो यहाँ से राइट आंसर 1575, ये आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर बात आता है राजधानी लाहौर की स्थापना। एक आपको 1575 ईस्वी में जो है एक स्थापना किया गया था, तो ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने। और पहले इनका मुगलों का राजधानी हुआ करता था आगरा, लेकिन आगरा से अकबर ने कहाँ पर लाया? फतेहपुर सीकरी जो बसाया तो वहाँ पर लाया। लेकिन फतेहपुर सीकरी में फिर जो है यहाँ पर अकाल पड़ गया, और अकाल के कारण जो है फिर से इसका राजधानी कुछ दिनों के लिए लाहौर को स्थानांतरित किया था। ये आपका राजधानी का क्रम होता है मुगल काल का, इसको भी ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पर से अकबर के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए और कौन कौन से घोषणा किए गए थे। तो याद रखिएगा अकबर ने जो है दास प्रथा को भी समाप्त किया था। उसके बाद याद रखनी है तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया था। उसने बाद जो है याद रखनी है जजिया कर को भी समाप्त किया था। ये भी आपसे तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया, तीर्थ यात्रा को 1563 में, और जजिया कर को 1564 में। तो ये तीनों लगातार से है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक और याद रखनी है मजहर की घोषणा। तो अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? तो 1579 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तो याद रखनी है बोल सकते हैं बंगाल जब मुगलों के अधीन हुआ करता था तब इसकी राजधानी ढाका हुआ करता था। ठीक है, और जब बंगाल के स्वतंत्र शासक बने कौन? बोल सकते हैं मुर्शिद कुली खां नवाब बने, तो इसने जो है एक शहर बसाया मुर्शिदाबाद। क्या बसाया? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जब शहर बसाया तो बंगाल से याद रखिएगा राजधानी कहाँ लाया? ढाका से राजधानी लाया मुर्शिदाबाद बंगाल की। और उसके बाद एक हुआ मीर कासिम। कौन बोलिएगा? मीर कासिम। और मीर कासिम ने इसकी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? फिर मुंगेर। तो ये राजधानी क्रम होता है बंगाल का। तो मुगल जब था उस समय राजधानी कहाँ हुआ करता था? ढाका। ढाका से मुर्शिद कुली खां ने कहाँ लाया? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ लाया? मीर कासिम ने मुंगेर। तो ये आपका कथन सही है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? इसने इजारीदारी प्रथा प्रारंभ किया था, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज किए, तकावी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया। तो ये सभी का सभी कथन जो है यहाँ पर से आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? देखिए पंजाब की बात करेगा ब्रिटिश शासन में विलय हो गया, तो ये याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। क्या बोलिएगा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। आपको पता है कि सिख युद्ध कितने हुए हैं? तो सिख युद्ध अगर बात करेगा तो ये दो सिख युद्ध हुए हैं। एक हुए हैं 1845 से 46 के बीच, और दूसरा की बात करेगा तो कब हुआ है? 1848 से 49 के बीच। और इसी द्वितीय सिख युद्ध में क्या बोला गया था? तो याद रखनी है पंजाब को विलय कर दिया गया था। और उस समय कौन थे भारतीय शासक? याद रखनी है बोल सकते हैं गवर्नर, तो वो डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी थे। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पंजाब में कुका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो गलत कथनों पर विचार करना है, तो देखिए कौन गलत है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। और इनके द्वारा 1881 में दो साप्ताहिक पत्रिका, एक मराठी और केसरी, तो यहाँ पर याद रखनी है दो पत्रिका था इनका, एक मराठी था और एक केसरी था। जो कि
मराठी याद रखनी है किस भाषा में था, इंग्लिश भाषा में था। और केसरी जो है बोल सकते हैं मराठी भाषा में था। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों उल्टा रहता है। तो ये कथन आपका सही है। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए थे। बिल्कुल ठीक है, 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में स्टार्ट किए थे। यहाँ से कोई गलत नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखनी है, बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हुए जो कि कांग्रेस का एक भी बार अधिवेशन नहीं किया। पूछा जाएगा आपको कि कांग्रेस का अधिवेशन कौन एक भी बार नहीं किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक। और याद रखने हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांति का जनक बोला जाता है। क्या बोलेंगे, अशांति का जनक बोला जाता है। अशांति का जनक इनको कौन बोला था, तो वेलेंटाइन सिलोर ने बोला था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इनकी एक पुस्तक भी हुआ करता था, तो याद रखनी है गीतारहस। क्या बोलिएगा, गीतारहस। तो इतना बात आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया। देखिए चौरी चौरा कांड बोल सकते हैं कि कब हुआ था, तो याद रखनी है ये हुआ था 6 फरवरी बोल सकते हैं 1922 को, ठीक है। 6 फरवरी 1922 को हुआ था। और बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करेगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन, एक याद रखनी है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी। और ये कब किया था, तो 1 अगस्त 1920 को किया था। क्या बोलिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसी के दौरान जो है चौरी चौरा कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखनी है गोरखपुर में। एक पुलिस थाना हुआ करता था जिसको कि आंदोलनकर्ता ने क्या किया था, उग्र होकर जो है इसको जला दिया था। इसी के द्वारा जो है याद रखनी है असहयोग आंदोलन को वापस लिया। और ये कब लिए थे, 12 फरवरी को लिए थे। 12 फरवरी 1922 को लिया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब जो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लिया था, पूछा जाएगा आपको कि उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो याद रखनी है उस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। कहाँ पर थे, गुजरात के बारदोली में थे। तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंग्रेजी हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, तो बंबई 1904 में किया था। मद्रास 1894 में किसने किया था, तो याद रखनी है अल्फ्रेड बेग ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड बेग ने। बंबई 1889 बोल सकते हैं, कुछ नाम है ऐसे विक्टर करके, इसको एक बार देख लीजिएगा। बात करेगा कांग्रेस, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखनी है मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने बोलिएगा, ए ओ ह्यूम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या बोलिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। सुभाष चंद्र बोस ने याद रखनी है 1938 में एक अधिवेशन किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन किया, उनके बाद जो है 1939 में भी ये जीते थे। लेकिन इसके जगह पर किसको बनाया गया, तो याद रखनी है महात्मा गांधी से नाराज होकर इसने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये चीज ध्यान देनी है। उसके बाद जो है 1939 ईस्वी में ही इन्होंने याद रखनी है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। क्या बोलिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया, 1939 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इनके कई सारे जो है इनके नारा हैं। जैसे हो गया, आपको याद रखनी है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये याद रखिएगा। और बोल सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इसी का नारा था। ये दिल्ली चलो, ये भी इन्हीं का नारा था। तो ये सब बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बात करिएगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखनी है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्या हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, तो यह मेटरनिक का है। किसका है, मेटरनिक हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, न कि गलत है। तो देखिए चंगला दर्रा जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे देखिए क्या है, रोहतांग दर्रा जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये बिल्कुल राइट है। बॉमडिला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और सेला दर्रा यहाँ पर उत्तराखंड दे दिया है, तो याद रखनी है यहाँ पर उत्तराखंड होगा, जो कि आपका गलत है। तो ये कहाँ पर होगा, तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन दर्रे होते हैं, जैसे याद रखनी है यांगयाप दर्रा। क्या बोलिएगा, यांगयाप दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पोंग साउ दर्रा कहाँ पर है, पोंग साउ दर्रा भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ पर जैसे है जम्मू कश्मीर,
तो याद रखनी है बुर्जिला दर्रा। क्या होगा? बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है? तो याद रखनी है। जैसे आपका हो गया बनिहाल दर्रा, क्या बोलिएगा? बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा, ये सभी कहाँ पर है? तो आपका ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का याद रखनी है, ट्रिक आपको होता है जेपी बाबू। क्या याद रखिएगा? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक ट्रिक है सराब। क्या बोलिएगा? सराब। जैसे सौ से हो जाएगा छिपकिला, रौ से हो जाएगा रोहतांग, बौ से हो जाएगा वारालाचा। ठीक है। तो उसी तरह से आपको याद रखनी है। वहीं तरह से उत्तराखंड का याद रखिएगा ट्रिक आपको मनाली। क्या याद रखनी है? मनाली। ठीक है। मनाली से हो जाएगा माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है। तो यहाँ से आपको सारा दर्रा याद हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी में बोल सकते हैं 24 जिला जो है शामिल है। ठीक है। 24 जिला, जिसमें बोल सकते हैं हरियाणा का है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का है। पंजाब का नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है हरियाणा का भाग जो है, यहाँ पर बोल सकते हैं कितने जिले हैं? तो यहाँ पर 14 जिला हरियाणा का है। राजस्थान का बोल सकते हैं कितना जिला है? राजस्थान की भी अगर बात करिएगा 4 जिला है और उत्तर प्रदेश का 8 जिला है। अभी आप जोड़िएगा तो ये 24 जिला हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? देखिए ये जो है आपका दक्षिणी बिंदु है, जहां पर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलती है। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी का क्षेत्र। आपको पता होगा क्या बोलते हैं? नीलगिरी का क्षेत्र। और इसका ऊंचा चोटी क्या है? तो याद रखनी है दोडाबेटा होता है, जिसकी ऊंचाई की बात करेगा तो 2636 मीटर होता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 2636 मीटर होता है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पहली आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगी तो वो आपका हो जाएगा अनाई मुडी। क्या बोलिएगा? अनाई मुडी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई की बात करेगा तो ये 2600 बोल सकते हैं 2695 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। और यहीं पर जो नीलगिरी क्षेत्र होता है, यहीं पर आपको पाया जाता है क्या? टोडा जनजाति। क्या बोलिएगा? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों की लंबाई से के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए गोदावरी की लंबाई की बात करिए, घटते क्रम में पूछा है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई की बात करेगा तो 851 भी बुक कोई बुक लिखता है तो 812 भी लिखता है, तो आप 851 ओरियंतित लेके चलिए। और ताप्ती की बात करेगा तो 724 किलोमीटर। तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात को ध्यान से देखिए, गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है? तो बोल सकते हैं ये महाराष्ट्र के तिरमकम के नासिक पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है बोल सकते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा नदी की बात करिएगा तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। और यह एक ऐसी नदी है जो कि बोल सकते हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि क्या करती है? एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। क्या बोलिएगा? एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। ठीक है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है और छत्तीसगढ़ में बहती हुई ये अपना जल जो है उड़ीसा में ले जाती है, उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा राज्य से ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा लेती है। और ताप्ती नदी बात करेगा तो यह भी जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी से निकलती है और अपना जल जो है ये भी अरब सागर में गिराती है। और यह भी नदी जो है बोल सकते हैं एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। यह भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली सवाल को हम लोग देखेंगे। कहा गया है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और नमी रोक कर रख सकती है, तो वो मृदा कौन हो जाएगा? काली मृदा हो जाएगा। काली मृदा में याद रखिएगा अगर पानी आप नहीं भी दीजिएगा तब फिर भी जो है ये इतना पानी को रोक कर रखती है कि ये उपजाऊ कर सकती है। और काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा को जानते हैं, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कपास की खेती अधिक होता है, इसीलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखनी है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? देखिए चंबल घाटी योजना से संबंधित आपका गांधी सागर हो जाएगा और जवाहर सागर हो जाएगा। तो ये दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2। वहीं बात करेगा गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर। और गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका रिहंद नदी पर। कहाँ पर? रिहंद नदी पर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। देखिए गेहूं, गेहूं एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं? रवि फसल है। क्या बोलिएगा? रवि फसल। अच्छा रवि फसल हम लोग किसको कहते हैं? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। रवि फसल जो है याद रखनी है अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और इसको जो काटा जाता है याद रखनी है मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। और ये याद रखिएगा एक प्रकार का रवि फसल होता है, जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी जो है क्या है आपका रवि फसल है। जैसे गन्ना, जूट और कपास ये सभी आपका क्या है? तो नकदी फसल है, जिसको
तुरंत बेचकर आप पैसा कर सकते हैं, नगद बेच सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मलाजखंड किस खनिज के लिए उत्पादन से संबंधित है? तो ये तंबा के लिए, क्या हो जाएगा, तंबा के लिए। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, कुटीर 1 को कुटीर 2 से मिलाना है और ये जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र है। तो कोटा आपको कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये 4 में हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, आपको हमने कई बार बताया है। तो ये 3 हो जाएगा। काकरापार कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये हो जाएगा 2। और नरोड़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन और याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आपको हो जाएगा राजस्थान में, और याद रखनी है, एक आपको पूछा जाता है रावत भाटा। रावत भाटा भी आपका कहाँ पर है, राजस्थान पर। और 2 याद रखिएगा, एक होता है कुडनकुलम, क्या बोलिएगा, कुडनकुलम। और एक होता है आपका कलपक्कम, क्या बोलिएगा, कलपक्कम। ये दोनों आपका कहाँ पर है, तो ये दोनों आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए इसमें भी जो है आपको एक दूसरे से मिलाना है। जैसे भारत में अधिनियम कब कब आए, किस वर्ष में आए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया, बिल्कुल ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक्सा बाग परियोजना किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल ठीक है। सौर मंडल का साप्ताहिक सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे मंदतम गति वाला चलने, यानी कि सबसे धीरे गति से चलने वाला मंगल है, नहीं, सबसे धीरे गति वाला चलने वाला आपका क्या है, शुक्र है। तो यहाँ पर से ये आपका गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? यानी कि हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो ये जो आपका बेगुला धारा है, ये याद रखिएगा कहाँ का है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। क्या बोलेगा, अटलांटिक की अटलांटिक बोल सकते हैं, अटलांटिक महासागर की धारा है। और ये एक प्रकार का ठंडी महासागर है, ठंडी जलधारा है। क्या बोलिएगा, ठंडी जलधारा इसको जाना जाता है। ये सभी बात आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणाओं को ग्रहण किया है। 7वीं अनुसूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज ध्यान देनी है। वही बात करिएगा, कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बोल सकते हैं क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित है? देखिए मूल संविधान किसको बोला जाता है, जो कि बोल सकते हैं 26 नंबर को लागू हुआ था। 26 नंबर 1949 को लागू हुआ था। इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? तो याद रखनी है 14 राज्य बनाए तथा 6 जो है क्या बोल सकते हैं, संघ बनाए। और ये अधिनियम कब आया था? तो याद रखनी है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और ये किसने बनाया था? तो याद रखनी है फजल अली आयोग। क्या बोलिएगा, फजल अली आयोग की प्रस्तुति पे ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। कई बार हमने बताया है डीपीएसपी, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात आ रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर 36 से 51 इसका अनुच्छेद माना जाता है। और अगर भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा आपका 4। और ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखनी है आयरलैंड के संविधान से भारत ने अपनाया है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 36 अनुच्छेद क्या कहता है, डीपीएसपी के राज्य की परिभाषा दिया गया है। 37 में बोला गया है कि यह जो है राज्य में बोल सकते हैं कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। वहीं बात करिएगा 38 में लोक कल्याणकारी की बात की गई है। 39 में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में पंचायती राज के गठन के प्रावधान है। 41 में बोला गया है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार है और बोल सकते हैं वृद्धा पेंशन जिसको मिलता है, मतलब कि कुछ दशा में सरकारी सेवा, उसको बोला गया है। ठीक है, यहीं पर बात करिएगा 42 में क्या किया गया है, प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 के ख में क्या बोला गया है, 43 के क में बोला गया है, याद रखनी है, निर्वाह योग्य मजदूरी। 44 में क्या बोला गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 45 में बोला गया है 6 से कम बच्चों के लिए शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। और 46 में बोला गया SC ST का प्रावधान। 47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया कृषि एवं पशुपालन। वहीं 48 के क में बोला गया पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। 49 में क्या बोला गया, राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण। और 50 में बोला गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेशी शांति। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा ना हो, ये चीज कहीं लागू नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, आपको बिना पढ़े लिखे भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति याद रखिएगा भारत के संविधान 52 में प्रचलित की गई है और 52 राष्ट्रपति का पद 52 में है। 53 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। और 54 अनुच्छेद में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति जो है बनेंगे जो उसके निर्वाचन मंडल मानी कि चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। और 55 में बोला गया निर्वाचन पद्धति यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संसदीय मत प्रणाली द्वारा होगा। 56 में बोला गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में बोला गया राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में बोला गया है राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है। और 59 में बोला गया राष्ट्रपति बनने की शर्तें। और 60 में बोला गया शपथ। और 61 में बोला गया है महाभियोग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद याद रखिएगा राष्ट्रपति हुए और इनका जो कार्यकाल देखने को मिलता है तो 1900 बोल सकते हैं, इनका जो कार्यकाल है 74 से लेकर 77 तक और इनकी मृत्यु हो जाती है। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं। शंकर दयाल शर्मा भी याद रखनी है। 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि राष्ट्रपति का बोल सकते हैं पदभार संभाले हैं और 6 ऐसे सीएम हुए जो कि भारत के पीएम भी बने हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को ही हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी जो है याद रखिएगा ये संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वोट नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के 88 में की गई है। बात करिएगा भारत के महान्यायवादी जो है इसके चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है। और यह जो है बोल सकते हैं भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है। यह भी चीज ध्यान देते हुए आपको चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है यानी कि गलत है? आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीट है, नहीं, यहाँ पर जो है 25 लोकसभा सीट है। असम में जो है 13 है, नहीं, यहाँ पर अभी 12 है। तो यहाँ पर पंजाब ठीक है 13 और पश्चिम बंगाल 42। तो यहाँ पर से राइट आंसर बी और ए दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखानुदान क्या है? लेखानुदान बोला जाता है, मान के चलिए लेखानुदान की चर्चा भारतीय संविधान के 116 आर्टिकल में की गई है। और इसमें बोला गया है कि मान के चलिए कि जब भी आपके पास बजट पारित जब होने से पहले, बजट आपको कब पारित होता है ये याद रखनी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। और इसमें अगर बोल सकते हैं कि आपका रुपया जो है कुछ खत्म हो गया और कुछ रुपया निकालना है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुदान। ठीक है, मतलब कि आपका पैसा महीना महीना आता है लेकिन कुछ दिन पहले खत्म हो जाता है, दूसरे व्यक्ति से जो आप सहारा लेते हैं उसी को बोला जाता है लेखानुदान, या तो कुछ पैसा आप रख देते हैं। और ये जो होता है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि बंटन हेतु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? यानी कि किस समिति में? देखिए लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं, सॉरी लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो राज्यसभा तो इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें भी बोल सकते हैं 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और आकलन समिति इसी को बोला जाता है प्राकलन समिति। ठीक है, प्राकलन समिति, और इसमें जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 का 30वां सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसमें जो है राज्यसभा जो है अपना सदस्य सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल ठीक है, फसलों की खेती जो है एग्रोनॉमी बिल्कुल ठीक है, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? बागवानी को। बागवानी को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। और सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। क्या बोलिएगा? ओलेरीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर से राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। देखिए दूध किसका उदाहरण है? तो बोल सकते हैं जेल का उदाहरण है। जेल किसको बोलते हैं? सॉरी, दूध जो है पायस का उदाहरण है। ठीक है, पायस क्या होता है याद रखिएगा, दूध में दूध का मिश्रण। क्या बोलिएगा? दूध में दूध का मिश्रण को क्या बोलते हैं? सॉरी, द्रव में द्रव का मिश्रण। ये दूध जो है द्रव है और इसमें जब मिलाएंगे तो द्रव होगा, तो द्रव में द्रव का मिश्रण पायस बोलते हैं। वही जेल किसका हो जाएगा? तो याद रखनी है पनीर। पनीर को जेल किसको कहते हैं? यानी ठोस में द्रव का मिश्रण, उसको हम लोग जेल बोलते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको रंग का सवाल पूछे तो वहां पर आपको आंसर करना है प्रकीर्णन। क्या बोलिएगा? प्रकीर्णन करना है। उसके द्वारा जो भी पूछे तो आपको 2 ही चीज पूछा जाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर हो। देखिए 3 तरह के उत्तोलक होते हैं। एक होते हैं आपका प्रथम श्रेणी, एक बोल
सकते हैं द्वितीय श्रेणी होता है और एक बोलिएगा तृतीय श्रेणी होता है। तो प्रथम श्रेणी में उत्तोलक क्या होता है, तो याद रखिए एक के बराबर होता है, एक से बोल सकते हैं बड़ा भी होता है और एक के बोल सकते हैं छोटा भी होता है। क्या होता है, एक से आपका छोटा भी होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, हमेशा जो है एक से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी में क्या होता है, एक से छोटा होता है। इन सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ पर बोल रहा है एक से बड़ा, छोटा और बराबर, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप का करते हैं। किसका करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का करते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, पेंडुलम घड़ी के आविष्कार किसने किया था, तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने क्या किया था, तो याद रखनी है टेलीस्कोप का खोज किया था। क्या बोलिएगा, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका किया था, बल्ब का खोज किया था। क्या बोलिएगा, बल्ब का खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, याद रखनी है वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या बोलिएगा, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। तो यही हो जाएगा, व्यक्ति यहाँ पर वस्तु के रूप में रूपांतरित करेगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में, हम लोग बोलते हैं इसको नाइट्रस ऑक्साइड। तो यही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं N2O। क्या बोलते हैं, N2O। वहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, NO2 बोलते हैं। क्या बोलेंगे, NO2 बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो वायु में आपका रेडॉन नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन। अगर बात करिएगा वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन होते हैं 78%, और उसके बाद आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, आपको बोल सकते हैं 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है आपका कितना, 0.03% होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका क्या होता है, आर्गन होता है। आर्गन बोल सकते हैं लगभग 0.0194 होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्रायोलाइट किसका निष्कर्षण प्रयुक्त होता है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी, नेरी का अवस्थित कहाँ पर किया गया है, नागपुर में किया गया है। कहाँ पर, नागपुर में किया गया है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, URL का विस्तृत रूप क्या है, इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसके एसआई मात्रक के रूप में सुमेलित नहीं है, यानी कि नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का होता है, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला का होता है, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टेस्ला का नहीं होता है बल्कि वेबर का होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ला किसका होता है, तो याद रखनी है मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देते हुए चलनी है। तो यही गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल बोल सकते हैं ये पृथ्वी है आपका, तो ये त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। क्या बोलिएगा, त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, केंद्र से दूर त्रिज्या नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए होगा। अभिकेंद्र बल का कई सारे उदाहरण हैं, जैसे बोल सकते हैं कि मान के चल सकते हैं दूध से मक्खन निकालना। क्या बोलिएगा, दूध से मक्खन निकालना जो है किसकी है क्रिया, तो ये अभिकेंद्र बल के द्वारा ही होता है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला भी होता है, तो याद रखनी है mv²/r। क्या होता है, mv²/r। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। केल्विन मान से मानव शरीर का ताप कितना होता है, 310 केल्विन। आपको पता है कितना होता है, 310 केल्विन। 36 पॉइंट बोल सकते हैं 9 होता है किससे, ये होता है सेल्सियस पे, और 58.6 होता है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये उभयचर में। जैसे आपका उभयचर में हो गया आपका मेढक हो गया, ठीक है, मेढक हो गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्तनधारी में 4 होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, और ये जो है बिहार दरोगा 1717 पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए को याद रखिएगा हम लोग, इसका जो है बोल सकते हैं रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है, याद रखनी है थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन। विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या बोलिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का क्या होता है, तो याद रखनी है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, और विटामिन ई का क्या होता है, तो याद रखनी है टोकोफेरोल होता है। क्या होता है, टोकोफेरोल। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका पाई जाती है, इसमें जो है 31 जोड़ी, और 12 जोड़ी है किसमें पाया जाता है, तो याद रखनी है ब्रेन में। किसमें पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, शरीर में निम्न में से कौन सी संक्रमक से हमारी रक्षा करती है। रक्षा की बात करेगा तो ये WBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WBC। और RBC का क्या काम है, पूरे शरीर में याद रखनी है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःग्रंथि कौन है? ये यकृत हो जाएगा। वहीं अगर सबसे छोटा पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। वही अगर पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, जब भी अंतःस्रावी पूछ देगा तब आपको याद रखनी है थायराइड ग्रंथि। क्या बोलिएगा, थायराइड, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवटू ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अवटू ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा अंतःस्रावी की सबसे छोटी पूछेगा आपको, छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा, तो अब याद रखनी है पिनियल होगा। क्या होगा? पिनियल। तो इन चारों बातों को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। लोहे की वस्तुओं में जंग बनने की क्या लग जाता है, मतलब कि लोहे की वस्तु में जो जंग बनने का क्या कारण है, ये चीज पूछा गया। तो याद रखनी है क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, यानी Fe2O3 होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। और इसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। तो फेरट और फेरिट हाइड्रोक्साइड का मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के लिए रूप में, एजोला, एजोला नहीं है तब आपका साइनोबैक्टीरिया होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक और याद रखनी है, एजोला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ईस्ट और मशरूम होते हैं, तो ईस्ट और मशरूम एक प्रकार का कवक होते हैं, तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखनी है कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या बोलेगा, माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है, डार्विन ने। कैरोलस लिनियस याद रखिएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण का जनक। क्या बोलिएगा, वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, तो कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। और इसकी याद रखिएगा सिस्टेमो नुचुरे पुस्तक किसकी है, सिस्टेमो नेचुरे पुस्तक किसकी है, तो याद रखनी है नेचुरे, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी आपका याद रखनी है कैरोलस लिनियस का है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तत्व की बात करेगा तो हीरा हो जाएगा, और अधातु ये होता है। तो अगर आपको पूछेगा सबसे कठोर अधातु भी कौन होता है, तो हीरा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 30 सिलिकॉन है और फिर ये है, यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि ये क्या है, तो ये बोल सकते हैं अगर इस दोनों का अंतर जो है समान है, यानी कि न्यूट्रॉन समान है, अगर आपका न्यूट्रॉन समान है तो इसको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोन। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। तो यहाँ पर से आइसोटोन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। जैसे सी कार्बन 6 12 होता है और एक सी 14 होता है। तो ये जो आपका हुआ, ये दोनों का समान अगर समान है, नीचे वाला बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या समान है, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आइसोटॉप। क्या बोलेंगे, आइसोटॉप, यानी कि इसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोला जाता है, ठीक है। और अगर परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार, यानी समभारिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों का विस्फोटक प्रयुक्त किया गया। देखिए 2 बम गिराए गए जापान के द्वारा, ये जापान में याद रखनी है। ये एक गिराया था, कब लग गया था, तो याद रखनी है 6 अगस्त 1945 को, और एक जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था, इसका नाम आपको पूछा जाएगा, इसका नाम क्या था, तो याद रखनी है लिटिल बॉय। क्या बोलिएगा, लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था, इसका नाम क्या था, तो याद रखनी है फेटमैन। क्या नाम था, फेटमैन। तो ये जो गिराया गया था, ये यूरेनियम के द्वारा, यूरेनियम 235, और ये जो गिराया गया था, तो याद रखनी है प्लूटोनियम के द्वारा। क्या बोलिएगा, प्लूटोनियम के द्वारा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लूटोनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो ये जलगोरा, और जलगोरा कहाँ पर है, तो याद रखनी है झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ला पूछेगा, ला ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रांची में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये याद रखनी है देहरादून में। पुणे में क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है मौसमी संबंधी जो है आपको पूछेगा, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, पूना में हो जाएगा। आगे की सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थी, तो ये कांचीपुरी की थी। क्या थी, कांचीपुरी की थी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कांचीपुरी कहाँ का नृत्य है, तो याद रखनी है आंध्र प्रदेश का है। वहीं कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। और आपको कथक कहाँ का है, तो याद रखनी है उत्तर भारत, या बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। मणिपुरी आपका कहाँ पर है, मणिपुर का है, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आपको याद रखनी है। अगले सवाल देखिए क्या बोला गया, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल क्या है, तो नारायण घाट। किसान घाट किसको बोलते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के। क्या बोलिएगा, चौधरी चरण सिंह के घाट को क्या बोलते हैं, राजघाट किसको बोलेंगे, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो भारत कोकिला के उपनाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है इसको हम लोग बोलते हैं स्वर कोकिला। क्या बोलते हैं, स्वर कोकिला के नाम से। और अगर आपको पूछेगा बिहार कोकिला के नाम से किसको जानते हैं, जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है, शारदा सिन्हा को। ये हम अपने होमवर्क को आपको बताया था। आगे की सवाल को देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, जाता है की बात करेगा तो स्टार्ट हुआ है 1967 में, और दिया जाता है कब से, तो 1969 से। तो 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए पुस्तक है और इसका लेखक है, तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था, कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा, फोटो नाइज डेज अमृता प्रीतम के द्वारा, और परिमल जो है खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा था, बल्कि याद रखिएगा ये लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी ने। क्या बोलिएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नंबर को मनाया जाता है। 19 नंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? पुरुष दिवस के रूप में। और इसी दिन याद रखनी है शौचालय दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शौचालय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियम बेंथ्यू। क्या बोलिएगा? रोज मिलियन बेंथ्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? कतर का। क्या बोलिएगा? कतर का हो जाएगा। ठीक है, तो इजराइल का क्या हो जाएगा? तो जेरूशलम हो जाएगा। क्या बोलिएगा? जेरूशलम। ठीक है, तुर्की का क्या हो जाएगा? तुर्की का हो जाएगा तुर्कीये। क्या बोलिएगा? तुर्कीये हो जाएगा। और जॉर्डन का क्या हो जाएगा? तो अस्मान हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में पहली बार दूरदर्शन रंगीन कार्यक्रम, ये याद रखिएगा, भारत जब आजाद हुआ उससे 14 साल बाद, तो सॉरी 40 साल बाद, तो 15 अगस्त 1987 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार भारत कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये अमेरिका होगा। आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में सुमेलित कीजिए। रॉस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग ए लाइफ, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा था, बिल्कुल ठीक है। आदित्य भूषण ने जस्ट एमिस्ट ब्लड बाथ द बोल सकते हैं अंशुमान ग्रेकवाड। तो ये सभी का सभी कथन जो है आपका सही है। ये पुस्तक है, हाल ही में छपे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुंफर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो ये गुजरात से हुआ। कहाँ से हुआ? गुजरात से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब भी बात आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हमने दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन करवाए। यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन होता है, तो 20 मैथ के क्वेश्चन है, इसको आपको बना लेनी है, देखना है कि आपका कितना नंबर आ पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के होमवर्क सीरीज में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और आपको कमेंट करनी है कि आपका कितना नंबर इसमें आ पाया। हम आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।